विद्यार्थी मित्रों, वेलकम अगेन। मैं BD सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 8 कोशिका रचना के बारे में समझाऊंगा। कोशिका रचना के कुछ मुद्दे आपको पहले समझाए जा चुके हैं। अगर आपको सारे मुद्दे टाइम टू टाइम चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ ये नेक्स्ट पॉइंट है तारककाय या तारक केंद्रक। तारक काय या तारक केंद्र एक तारे नुमा रचना के रूप में होता है, इसलिए इसका नाम तारक केंद्र है और इसे सेंट्रियोल कहते हैं। उच्च पादपों में यह अनुपस्थित होता है, यानी प्लांट्स में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ शैवाल में पाया जाता है। सेंट्रोसोम 2 सेटियोल रखता है, 2 इकाई होती हैं, दोनों इकाई एक दूसरे के समकोण पर लगी रहती हैं, क्रॉस में, इस तरह से क्रॉस में लगी रहती हैं दोनों इकाई। प्रत्येक सेंट्रियोल चारों ओर से अक्रिस्टलीय द्रव्य से घिरा रहता है। आवरण नहीं होता है इसके चारों तरफ, केवल अक्रिस्टलीय द्रव्य होता है। यह आवरण रहित बैलगाड़ी के 2 पहियों के समान रचना है। प्रत्येक सेंट्रियोल समान दूरी पर ट्यूबुलिन की 9 परिधीय त्रिक तंतुओं द्वारा बनी होती हैं, जो ट्रिपलेट ABC एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। केंद्रस्थ भाग प्रोटीन का बना होता है, जो धुरी कहलाता है, जिसमें व्यवस्था जो होती है 9+0 व्यवस्था कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 गाड़ी के पहिए के रूप में समकोण पर लगे हुए 2 इकाइयाँ, 1 और 2। और ये अगर एक इकाई को हम सामने से फ्रंट से ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखें तो ABC 3 इकाइयाँ सभी जगह लगी रहती हैं और ये जिग जैस मोशन में एक दूसरे से तंतुओं द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनके सेंटर में भी 2 इकाइयाँ होती हैं। ये दोनों इकाइयाँ आपस में फ्यूज होती हैं, परंतु सेंट्रोसोम में ये इकाइयाँ केवल परिधि द्वारा घिरी होने के कारण इसे 9+0 कहते हैं, परंतु तंतु में पक्ष्म के अंदर ये 2 इकाइयाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए वहाँ पर 9+2 कहा जाता है। इससे अलावा इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कार्य, तो जंतु कोशिका में सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये कोशिका के 2 ध्रुवों के मध्य तुर्क तंतु व्यवस्थित करते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल्स की स्थिति विभाजन का तल निर्धारण करती है। विभाजन का तल तुर्क के समकोण पर होता है। तारक केंद्र पक्ष्मा व कशाभिका आधारिकाय बनाते हैं। इसमें कुछ माइक्रोबॉडीज भी पाई जाती हैं तारक काय के अलावा की, जिनमें पैरोक्सिसोम, ग्लायोक्सिसोम और प्लांट से प्लस एनिमल सभी में पाई जाती हैं माइक्रोसोम्स। बाकी ये तारक केंद्र जो है कोशिका विभाजन के समय पर, हम बताएंगे आपको, कोशिका विभाजन के समय पर समसूत्री विभाजन में मध्यावस्था में ये तारक तंतुओं का निर्माण करते हैं। दोनों तरफ एक इकाइयाँ चली जाती हैं। स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल कांट लाइव विदाउट न्यूक्लियस। केंद्रक है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। केंद्रक दोहरी कला में रचना है। समग्र कोशिका में उपापचय का नियंत्रण करता है, अन्य कार्यों का भी नियंत्रण करता है। आनुवंशिक सूचनाएं निहित रखता है, आनुवंशिक सूचनाओं को आगे ले जाने का काम करता है। केंद्रक को कोशिका का निदेशक माना जाता है। आनुवंशिक नियंत्रण वृद्धि एवं उपापचय में महत्वपूर्ण है। अधिकतर सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ कोशिका जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में जैसे कि RBC स्तनधारियों की रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक भी केंद्रक नहीं पाया जाता। फ्लोएम में भी परिपक्व चालनी नलिका में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। इसकी संरचना की बात करें तो कोशिका की विश्राम अवस्था इंटरफेज में ये स्पष्ट दिखाई। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली यह 2 समांतर झिल्लियों का बना होता है, जिसके बीच 10 से 50 nm स्पेस पाया जाता है, नैनोमीटर। स्पेस को परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। दोनों केंद्रक कलाओं के बीच में जो जगह पाई जाती है उसको केंद्रक परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं, जो द्रवयुक्त भरी होती है, द्रवयुक्त होती है, यानी कि इसके अंदर द्रव्य भरा होता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अर्ध अंतःप्रद्रवी जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है। सतह रिबोसोम युक्त होती है, यानी इसके चारों तरफ रिबोसोम लगे रहते हैं। केंद्रक झिल्ली निश्चित स्थानों पर दोनों झिल्लियों में संलग्न छिद्र पाए जाते हैं।
यानी कि केंद्र के अंदर आर पार कोशिका रस में आने जाने योग्य छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य की ओर आते जाते रहते हैं। न्यूक्लियर छिद्र न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन की अष्टफलकीय डिस्कॉइड संरचनाएं हैं, डिस्क के समान से आवृत होती है। केंद्र की भीतरी झिल्ली के अंदर लेमिन प्रोटीन के तंतु से बनी रचना केंद्र की ये लेमिन पाई जाती है। ये देखिए केंद्रक कला, केंद्रक ये देखो ऊपर तक इस तरह आधा केंद्रक मैंने यहाँ से काट के बनाया है। यहाँ पर ये छिद्र दिखाई दे रहे हैं डबल लेयर्ड, इसकी ये 2 लेयर पाई जाती हैं। दोनों लेयर के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसमें तरल भरा होता है, पर केंद्रीय अवकाश कहलाता है। इसके ऊपर रिबोसोम लगे रहते हैं। इसके अलावा छिद्र भी पाए जाते हैं। ये छिद्र हैं पेंसिल से बने हुए, और ये डॉट जो हैं वो रिबोसोम्स हैं। यहाँ पर ये केंद्रिका है और यहाँ पर ये क्रोमेटिन है। तो अभी हमने पटल के बारे में बताया केवल, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका इससे जुड़ी रहती है। और अब बताएंगे हम इसकी अंदस्थ रचना के बारे में। तो देखिए केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोसोलस का एक कॉलॉइडल आधारी द्रव्य है, जिसमें विविध रसायन उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, एटीपेज यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, प्रोटीन और अन्य एंजाइम इसके अंदर आए होते हैं। क्रोमेटिन जाल इसके अंदर आया होता है, वह केंद्रिका आई होती है। खास 2 क्रोमेटिन जाल और केंद्रिका, ये 2 खास रचनाएं हैं, बाकी के द्रव्य हैं। बात करें क्रोमेटिन जाल की, तो क्रोमेटिन जाल शब्द फ्लेमिंग ने दिया। अंतरावस्था केंद्रक में ढीली अवस्था न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका से बनी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक द्रव्य में धसी रहती है। यह मुख्यतः डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से बनी होती है। सामान्य अवस्था में तार के रूप में दिखाई देती है, तंतु के रूप में, लेकिन कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। ये आनुवंशिक रचना का वहन करते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। यही तंतु इकट्ठे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और इस तरह दिखाई देते हैं। क्रोमेटिन के रासायनिक संगठन में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन आए होते हैं। क्रोमेटिन नेट 2 प्रकार के होते हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन ये हल्का आवरण है, क्रोमेटिन का हल्का अवरंजित एवं विस्तरित भाग है। यह ट्रांसक्रिप्शन या आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय, यह केंद्रीय भाग में लगे रहते हैं। और दूसरे हेट्रोक्रोमेटिन, यह हेट्रोक्रोमेटिन यह गहरा अविरंजित भाग है। ये मोटा एवं सघन, आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय या निष्क्रिय भाग कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन का। दूसरी बात करें कंस्टिट्यूट हेट्रोक्रोमेटिन, 2 तरह के होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। एक कॉन्स्टिट्यूट हेट्रोक्रोमेटिन सजीव की कोशिकाओं में सभी अवस्थाओं में पाई जाती है, जिसे सेंट्रोमियर वाला भाग कहते हैं। सेंट्रोमियर जहाँ पर पाया जाता है उसके भाग को कहते हैं, जैसे ये वाला भाग। और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन यह सजीवों की कुछ कोषों की कुछ अवस्थाओं में ही दिखाई देता है, जैसे कि मादा में बार बॉडी की रोल। बात करें नेक्स्ट अंगिका, केंद्र के अंदर आई उप अंगिका। इसे केंद्र की उप इकाई उप अंगिका कहते हैं। यह गोलाकार एवं झिल्ली रहित है, इसके ऊपर पटल नहीं पाई जाती संरचना है। अतः इसका द्रव्य केंद्रक द्रव्य से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोमल आरएनए के संश्लेषण का स्थान है और ये राइबोसोमल आरएनए की बनी होती है। केंद्रिका क्रोमेटिन या गुणसूत्र से विशिष्ट स्थलों से संलग्न रहती है, जिन्हें एनओआर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन कहते हैं। केंद्रक को कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि केंद्रिका के द्वारा ही रिबोसोम का निर्माण होता है। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन बनाती हैं, उनमें यह बड़ी एवं अनेक केंद्रिकाएं भी पाई जा सकती हैं। ये क्रोमेटिन बाद में बदल करके गुणसूत्र में बदल जाता है। तो यहाँ हम क्रोमेटिन के बारे में पढ़ें या गुणसूत्र के बारे में बातें की, लेकिन गुणसूत्र जब कोशिका विभाजन के समय दिखने लगते हैं तब इनकी संरचना अलग दिखती है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ये गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर क्रोमोसोम
गुणसूत्र बनाता है। इंटरफेज में क्रोमोसोम अदृश्य हो जाते हैं अंतरावस्था में। गुणसूत्र का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में ही किया सकता है, क्योंकि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट और बड़े दिखाई देते हैं। गुणसूत्र की आकृति का अभ्यास एनाफेज अवस्था में किया जाता है, उनके आकार का। एग्जाम्पल, ह्यूमन के अंदर 46, रेट में 42, पोटैटो में 48, और फिश वेल्स में 1260 सबसे ज़्यादा, और फ्रूट फ्लाई में 8, ऑनियन में 16, हाउस फ्लाई में 12। एक युग्मक के सभी गुणसूत्रों को जीनोम कहा जाता है। एक युग्मक के सभी गुणसूत्रों को जीनोम कहा जाता है, अर्थात एन स्वरूप एक सेट जीनोम कहलाता है। अब इसके प्रकार देखते हैं। सेंट्रोमियर के स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार। ये देखिए गुणसूत्र है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर का स्थान ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, बीच में, इस आधार पर इसके प्रकार हैं। तो देखिए सबसे पहला है टिलोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के शीर्ष पर होता है तब इसे टिलोसेंट्रिक कहते हैं, दैट इज टिलोसेंट्रिक, एक ही सिरे पर है। दूसरे हैं एक्रोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर उप अंतस्थ या शीर्ष के निकट स्थित होता है तब इसे एक्रोसोम कहते हैं। दूसरा है मेटासेंट्रिक। ये देखिए ये एक्रोसेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य बिंदु पर स्थित हो, सेंटर में, ये सेंटर के अंदर है, केंद्र में, मध्य में है, तब इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। जब सेंट्रोमियर मध्य बिंदु से थोड़ा एक और हो तब इसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। ये सब मेटासेंट्रिक है। इसके अलावा इसके आर्म रेशियो की बात करें, यानी भुजाओं की अनुपात की, तो एक गुणसूत्र की बड़ी भुजा के साथ छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात कहलाता है, जो एक्रोसेंट्रिक में अधिक होता है। एक्रोसेंट्रिक वाले में ज़्यादा होता है। दूसरा टॉपिक, कैरियोटाइप किसे कहते हैं? कैरियोटाइप मतलब सजीवों के प्रत्येक जाति की कोशिका के सभी गुणसूत्रों की आकारिकी कैरियोटाइप कहलाती है। इसका अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है। क्रोमोसोम की संख्या, आकार, सेंट्रोमियर की स्थिति, भुजाओं की लंबाई, द्वितीयक संकोचन तथा पट्टियों के क्रम के आधार पर कैरियोटाइप तैयार किया जाता है। दूसरा है ईडियोग्राम। ये भी एक प्रकार की गुणसूत्रों की गोठवण रचना के बारे में है। इसमें कैरियोटाइप का आरेखीय प्रदर्शन, जिसमें गुणसूत्रों के आकार को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। लिंगी गुणसूत्रों में अंत में दर्शाए जाते हैं। लिंगी गुणसूत्र मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स लास्ट में दर्शाए जाते हैं। प्रत्येक जाति का विशिष्ट होता है, अलग होता है। अब गुणसूत्र की रचना की बात करें तो गुणसूत्र की रचना क्रोमेटिड्स, जो क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बारे में, तो मेटाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र दो बेलनाकार रचनाओं, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं, से बना होता है। दो अर्ध गुणसूत्र एक सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, जो भी मैंने बताई रचना। एकल एनाफेज में या टिलोफेज में दो क्रोमेटिड युक्त प्रोफेज और मेटाफेज में दिखाई देते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड हिस्टोन युक्त डीएनए के एकल लंबे धागे से बना होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन एवं आरएनए भी पाए जाते हैं। अगर सेंट्रोमियर की बात करें तो देखिए यहाँ पर पहले ये देख लीजिए, गुणसूत्र है, एक गुणसूत्र है, दोनों तरफ ये टपली जैसी पाई जाती है, इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर यहाँ पर एक ढक्कन जैसा पाया जाता है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। और ये क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड, ये 4 क्रोमेटिड हुई और ये दो भाग अर्ध गुणसूत्र हो जाएंगे। प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बना होता है। ये दो क्रोमेटिड हैं। एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर पर दो प्रोटीन डिस्क पाई जाती हैं, जो काइनेटोकोर कहलाती हैं। काइनेटोकोर कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम पर तारक तंतुओं के संलग्न होने के स्थल हैं, जहाँ पर कोशिका विभाजन के लिए तारक तंतु जुड़ते हैं। सेंट्रोमियर के क्षेत्र में गुणसूत्र अपने शेष भाग की अपेक्षा संकीर्ण होते हैं। अन्य जगह की अपेक्षा यहाँ पर संकीर्ण होते हैं, पतले होते हैं, अतः इसे संकीर्णन कहते हैं। प्राथमिक संकीर्णन, दूसरा होता है द्वितीयक संकीर्णन। दो होते हैं, प्राथमिक संकीर्णन और द्वितीय संकीर्णन। कुछ गुणसूत्रों पर अन्य संकीर्णन भी उपस्थित हो सकते हैं, जिन्हें द्वितीय संकीर्णन कहते हैं, अभिरंजित नहीं होते। द्वितीय संकीर्णन को NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं।
13, 14, 15 और 21, 22 में NOR पाया जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। देखो इस तरह का होता है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये सैटेलाइट के जैसा पाया जाता है, ये NOR रीजन है। न्यूक्लियोलर यानी केंद्र का निर्माण प्रदेश, यहाँ केंद्र का आयोजक प्रदेश कहते हैं हिंदी में से, केंद्र का आयोजक प्रदेश। ये देखिए चित्र यहाँ बनाया मैंने, ये यहाँ पर केंद्र का आयोजक प्रदेश है, ये सैटेलाइट है, और ये 2 क्रोमोसोम है, पूरा क्रोमोसोम बीच में सेंट्रोमियर है। सैटेलाइट NOR के बाद का शीर्ष भाग सैटेलाइट कहलाता है। ये ऊपर यहाँ पर मैंने लिखा है ये सैटेलाइट, ये देखिए यहाँ पर बना है टीलोमियर, क्रोमोसोम की ध्रुवता होती है अंतिम सिरा, यहाँ पर ये द्वितीयक NOR, ये टीलोमर, लास्ट छेड़ा टीलोमर, बीच में ये काइनेटोकोर, ये क्रोमोसोम की 2 क्रोमेटिड्स, एक अर्धगुणसूत्र, और ये द्वितीयक यहाँ पर ये, और इसे जो बाकी का भाग बचेगा इसे कहेंगे सैटेलाइट।